हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीनियस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं हूं रामनिवास और देखिए आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर हम देखने वाले हैं। इसका नाम है ग्रेविटेशन, यानी हिंदी की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण आखिर है क्या? ये गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार जो हमारे आइजक न्यूटन भौतिकविद थे, तो उन्होंने क्या किया, मतलब फ्री थे तो एक सेब के पेड़ के नीचे ये बैठे हुए थे। तो अचानक एक इवेंट घटा। क्या हुआ कि एक सेब गिर वहां से टूटकर इनके सिर पे आके गिरा। आइजक न्यूटन को चोट भी लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया। उन्होंने इसके पीछे का जो रीजन जानने की पूरी कोशिश की और बाद में एक पता चला कि एक फोर्स होता है, ठीक है। जैसे दो पिंड हैं आपके, ठीक है। M1 इसका, दो पिंड आपके ये हैं। M1 इसका मास है, M2 इसका मास है, ठीक है। ये इसका सेंटर है और इन सेंटरों के बीच की दूरी मान लेते हैं R है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि दो दो प्रोजेक्ट हैं, उनकी जो सेंटर है, एक सेंटर दूसरे सेंटर के प्रति क्या करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। कहां से? सेंटर से, ठीक है। एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। वही क्या है भाई, उसे ही हमने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब और देखते हैं और एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। देखिए, ग्रेविटेशन फोर्स जान लिया हमने, मतलब पृथ्वी, हम मान के चलते हैं कोई ऑब्जेक्ट है आपका, जैसे कि आपने एक बॉल फेंकी पृथ्वी के ऊपर, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। आपने क्या किया, बॉल फेंकी, जस्ट फॉर एग्जांपल ये है आपका अर्थ, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप सरफेस पे हो, यहां पे आपने एक क्या बॉल आपने फेंकी। अब क्या इस बॉल में भी मास है, ठीक है, मास है कि नहीं है, और आपका अर्थ में भी मास है, ठीक है। इस क्रिया में क्या होता है कि एक जो बॉडी है दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। और आपका एक फैक्ट बता दूं कि आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है ऑलवेज अट्रैक्ट करता है, ठीक है, कभी रिपेल नहीं करता है, ऑलवेज क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आप इस बॉल को देखोगे तो ये पृथ्वी की तरफ गिरती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा हम अभी जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक फॉर्मूला है, F=ma, ठीक है। किसने दिया, ये न्यूटन ने। F=ma, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन। क्या है आपका, एसिलरेशन होता है त्वरण, ठीक है। अब यहां से हम त्वरण निकालें, A=टू निकालें, F/m हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, ठीक है। अब देखिए, जिस चीज का जितना अधिक मास होगा, ठीक है, अधिक मास होगा तो आपका जो एसिलरेशन है उतना ही कम होगा। यहां ध्यान देनी बात है, ध्यान देनी वाली, ठीक है। ध्यान से देखो, F/ma, यानी नीचे न्यूमरेटर में आपका क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है आपका, न्यूमरेटर में मान लीजिए आपका फोर्स है, मान लेते हैं 300 न्यूटन का है, ठीक है। नीचे क्या है आपका, मास। अगर मास को आप बढ़ाओगे, मान के चलिए पहले आपका मास तो 2 किलोग्राम है, अगर इससे करेंगे तो 150 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 150 आएगा। मान के चलते हैं आपका जो मास है और अधिक कर दिया जाए, तो आपका क्या होगा कि जो आपकी एसिलरेशन होगा, A=F/m जो होता है, मास अगर बढ़ेगा एसिलरेशन ऑटोमेटिकली घटेगा। पृथ्वी के मास की अगर बात करें तो उस बॉल की तुलना में यहाँ पे जो बॉल थी
उस बॉल की तुलना में पृथ्वी का जो मास है वो इतना अधिक है कि पृथ्वी अपना त्वरण, इस पृथ्वी का जो त्वरण है वो ना के बराबर होता है, ठीक है, यानी शून्य के बराबर होता है। ठीक है, अगर पृथ्वी के मास की बात करें, एम ई इज इक्वल टू, ध्यान रखना, पृथ्वी का जो मास है वो होता है आपका 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। अब जानो आप 5.97 10⁻, कितना है, 24। अंदाजा लगा सकते हो कितना मास है। ठीक है, अगर बॉल की बात करें तो बॉल में कितना होगा, कितना होगा बॉल में, बॉल में होगा आपका 100 ग्राम मान के चलिए। ठीक है, 100 ग्राम यानी 1 इंटू 10⁻, कितना, -1। अब आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन बॉल का अधिक होगा, इसलिए वो नीचे की तरफ आती है। आई होप ये आपका टॉपिक जो है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या है यहाँ पे कि जिसका मास अधिक होगा उसका एक्सेलरेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। अब पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी का मास मैंने आपको बता दिया 5.97 इंटू 10⁻24 है। अगर इसे नीचे, अगर हम डिनोमिनेटर में अगर इसे ले जाते हैं तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना, ना के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए पृथ्वी, बॉल जो है, बॉल अपनी तरफ पृथ्वी को नहीं खींच पाती है, जबकि पृथ्वी जो है बॉल को अपनी तरफ खींच लेती है। हालांकि दोनों जो आपकी बॉडी है एक दूसरे को खींचती हैं, लेकिन इसका जो पृथ्वी का जो मास है, जो द्रव्यमान है इसका, वो ज्यादा होने के कारण इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 के समान होता है। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए केपलर थे, ठीक है, केपलर एक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी की, इन्होंने जो घूमती है पृथ्वी की मोशन, केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी क्या मोशन, इन्होंने मोशन के क्या दिए, रूल्स दिए। ठीक है, 3 नियम दिए इन्होंने। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ कब दिया था, मैं आपको बता रहा हूं 1609 में। ठीक है, 1609 ईयर में आप, इन्होंने क्या दिया था, पृथ्वी की जो मोशन है, ठीक है, ग्रहों की गति जो है, पृथ्वी मान लो, अदर ग्रह हैं आपके, कितने, 8 प्लैनेट्स हैं टोटल। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, नियम दिए कि ये कैसे कैसे सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। पहला और सेकंड लॉ था इन्होंने 1609 ईस्वी में दिया था, एंड थर्ड लॉ दिया था लगभग इन्होंने 1618 ईस्वी में, थर्ड लॉ दिया था। ठीक है, अब देखते हैं लॉ क्या है और चर्चा करते हैं इस पर। ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ, केपलर ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की गति के बारे में, ठीक है, यहां मैंने 2 नियम उल्लेखित किए हैं, बल्कि इन्होंने 3 नियम दिए थे। तो अगर आपको तीसरा नियम भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार, जैसे आपका ये सन है, ये आपका क्या है, ये सन है, तो आपके जो प्लैनेट्स हैं वो दीर्घ वृत्ताकार घूमते हैं, ऐसे कक्षा में घूमते हैं। ठीक है, ऐसे कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। यहाँ पे मान लो आपका बुध है, यहाँ आपका पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ वीनस है, तो ये आप मान, तो ऐसी इनकी गति बताई गई है कितनी, दीर्घ वृत्ताकार, ये ध्यान में रखना है। तो ये फर्स्ट लॉ यही कहता है। देखिए सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ कहता है, अब देखिए लॉ ऑफ एरिया, इसका जो एरियल वेलोसिटी है इसे भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया था इन्होंने, देखिए किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। ग्रह की क्षेत्रफली जो चाल है वो कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। ठीक है, हर जगह। अब देखिए क्या कहने की कोशिश की गई है यहाँ पे, ये आपका सन है, आपकी अर्थ मान लीजिए, ये आपकी अर्थ यहाँ पे क्या मोशन कर रही, गति कर रही है। ठीक है, अब क्या है कि किसी भी ग्रह को सूर्य के जब मिलाने वाली रेखा, ठीक है, यहाँ पे इतना जो टाइम ले रही है, ठीक है, समान समयांतराल में इतनी दूरी यहां तक तय करेगी, इतनी ही दूरी यहां से यहां तक तय करेगी। ठीक है, ये इन्होंने एक रूल दिया था, ये इनका एक लॉ है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का जो लॉ दिया था न्यूटन ने, उन्होंने क्या कहा था,
F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, M1 M2 क्या है, एक बॉडी है M1, एक बॉडी M2, R है यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, तो क्या है, इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, M1 इंटू M2। ठीक है, और इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आपके इनके बीच की दूरी के बराबर। अब देखिए जी यहाँ पे जो लिया गया है, जी है आपका यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, सार्वत्रिक, और इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये हर जगह पे क्या समान रहता है। ठीक है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे हम कह सकते हैं, जी की अगर वैल्यू बात करें तो जी की वैल्यू है आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और इसका जो यूनिट की बात करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब देखिए इसे आप निकाल सकते हो बड़ी ही आसानी से। ठीक है, कैसे निकालोगे, अगर जी आपको निकालना है, आपको न्यूटन दिया होगा बल कितना लग रहा है। ठीक है, जी आपको निकालना है तो क्या करोगे, यहां से जी अगर जी इज इक्वल टू करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 M2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से आप बिल्कुल निकाल सकते हो। अब इसकी यूनिट की बात करें तो एफ का क्या होता है, न्यूटन, आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या है आपका M1 M2 यानी किलोग्राम इंटू किलोग्राम यानी किलोग्राम स्क्वायर। तो यहां से आपका यूनिट बन चुका है। ठीक है, बहुत ही इजी है और समझने की पूरी कोशिश करें इसे और इंजॉय से सीखें, इसे कोई वो नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण की बारे में बात करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है आपका, G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई। आर ई क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और जी क्या है आपका कांस्टेंट जो अभी मैंने आपको बताया है। अब देखिए आर ई की बात करें तो अगर जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अगर इसे निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि आपको कैपिटल जी की वैल्यू पता ही है, ये रही। एम ई की वैल्यू मैंने बताई थी 5.97 इंटू 10⁻⁴ कितना, 24 किलोग्राम। अगर आर ई की बात करें, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये कितनी होती है, रेडियस ऑफ अर्थ ये होती है आपकी 6400 किलोमीटर। ठीक है, 6400 किलोमीटर होती है। तो आप इसे निकाल सकते हो, इतना ही आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला और है, क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ के पदों में है ये, तो इसे देखते हैं। जी इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई जी आर ई इंटू रो। ठीक है, तो ये क्या है आपका डेंसिटी ऑफ अर्थ, क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो देखिए इससे भी आप निकाल सकते हो। अब देखिए वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी का मतलब है आपकी जो जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, कहां कहां पे इसमें चेंजिंग आती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, कहां कहां पे इसमें चेंजिंग आती है। देखिए ये वीडियो लंबा होने वाला है, आप घबराइएगा नहीं, और मैं इतनी गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप आज के बाद उन्हें छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, तो देखते रहिए। देखिए पहला नंबर है, विषुवत रेखा पर जी का मान जो है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इक्वेटर ये है, यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे क्या होगा आपका न्यूनतम होगा, क्या होगा यहाँ पे न्यूनतम होगा, कम होगा। जैसे जैसे आपकी जो जी है, हम इधर बढ़े पोल की तरफ, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ अगर हम बढ़ें तो क्या होगा, इसमें क्या बढ़ोतरी आएगी, जी के मान में क्या आएगी, बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे समझते हैं, एक फॉर्मूला है इसके लिए, पहले इसे समझ लेते हैं। पृथ्वी तल से, दूसरा है पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर जी का मान क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला है जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h। ठीक है, 2h अपॉन आर ई। अगर आर ई जो है आपका वो रेडियस है किसकी, अर्थ की। ठीक है, 2h क्या है आपकी जितनी भी आपकी ऊंचाई है उसका 2 गुना है। ठीक है, तो देखिए इसके माध्यम से देखते हैं हम।
मान के चलिए आपकी जो कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सरफेस है, सरफेस से इसकी जो ऊंचाई है वो h है, और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी रेडियस है अर्थ की वो आर ई है। ठीक है, तो इसके हिसाब से रेडियस आपको पता ही है 6400 किलोमीटर है अर्थ की, और ऊंचाई आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आप जी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सरफेस पे जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम ऊंचाई पर जाएं तो क्या होता है, जो जी की वैल्यू है उसमें क्या आती है, कमी आती है। अगर नीचे जाएं तो जी की वैल्यू में कमी आती है। ठीक है, अगर सेंटर पे पहुंच जाए, बिल्कुल सेंटर पे, तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब इसे कैसे करते हैं देखिए, मैं आपको समझा दे रहा हूं पूरी तरीके से। देखिए, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर ई। ठीक है, अब देखिए जी है, यहाँ पे जी है, जितनी ऊंचाई आप बढ़ोगे, ऊंचाई बढ़ोगे आप, तो जो ये जो वैल्यू है इस ये बड़ी वैल्यू होगी, कितनी होगी, बड़ी वैल्यू होगी, वो भी 1 में से घट रही है वैल्यू, कितनी, 1 में से वो घट रही है, तो यानी ये जी है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो जी डैश इक्वल टू जी नेगेटिव में आएगा, तो क्या हो रहा है, आपका जो जी की वैल्यू है वो घट रही है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी तल से डी गहराई पर जाने पर जी का मान क्या होता है, डेप्थ में जाएगा, ड्यू टू डेप्थ अगर देखें जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन होता है, तो उसे हम यहां से समझ सकते हैं, जी डैश इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला G1 - D अपॉन आर ई। ठीक है, क्या होता है, G1 - D अपॉन आर ई। यहां पर भी वही कंडीशन है, आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं जी डैश इक्वल टू G1 - D अपॉन आर ई, अगर हम डी को अगर बढ़ाएं, किसको बढ़ाएं, अगर डी को बढ़ाएं, तो ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी, और ये 1 में से माइनस हो रही है, तो ये भी माइनस में जी आ जाएगा, यानी जी डैश इक्वल टू माइनस में अगर जी आएगा, तो इसका मतलब है हमारी जो जी की वैल्यू है वो नीचे गहराई में, जितनी गहराई पर जाओगे उतनी कम होती चली जाएगी, यानी माइनस में जाएगी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं लैम्डा डिग्री अक्षांश पर जी का मान क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से आप बहुत से क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, लैम्डा है आप इक्वेटर से कितने डिग्री आप चलते हो पोल्स की तरफ। फॉर्मूला आपको पता है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, लैम्डा एंगल है, लैम्डा क्या है, एंगल है, ओमेगा क्या है आपका, कोणीय वेग, क्या है, कोणीय वेग। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा है पृथ्वी की, इस फिगर से समझते हैं। देखिए ये आपकी इक्वेटर है, ये आपकी सेंटर है, सेंटर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जिस इस ऑब्जेक्ट को हम क्या ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है, ये क्या, ये जो एंगल बना वो लैम्डा है, क्या है, लैम्डा। और आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा होगी, पृथ्वी किस गति से घूम रही है, ठीक है, वो ओमेगा हो जाएगी। और क्या है, थीटा है। अब थीटा किस पे निर्भर करता है भाई, कॉज स्क्वायर लैम्डा है। कॉज का आपको पता ही होगा, कॉज जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कॉज जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 90 की कितनी होती है, 0 होती है, कॉस 90 की कितनी होती है, 0 होती है। अब आपको पता होगा कि एंगल जितना बड़ा होता जाएगा, ठीक है, 0 से अगर 90 तक गए तो वैल्यू कितनी होगी, कॉस में 0 हो गई। अगर हम 0 से बड़ा एंगल लेते चले जाएंगे तो क्या होगा आपका, जो देखिए ये जो वैल्यू है आपकी ये वाली, अब इसमें देखो ये 0 रखा है यहाँ पे, तो 1 होगा, तो 1 होगा, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये अधिकतम वैल्यू होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें आपकी 90 डिग्री अगर बात करें, तो कॉस स्क्वायर 90 कितना हो जाएगा, 0, इसमें 0 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, और जी में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, जी डैश जी के बराबर आ जाएगी। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे जैसे हम पोल की तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, तो आपकी जी की वैल्यू में क्या बढ़ोतरी आती है। ठीक है, और एट द पोल्स, यानी पोल पर बिल्कुल आपकी जी की वैल्यू है वो जी के बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है, जी के बराबर होती है। और आपका जो पोल है, अगर इधर ऐसे जाओगे तो आपकी जी की वैल्यू में क्या होगी,
बढ़ोतरी आएगी। अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो जी की वैल्यू में क्या गिरावट आएगी। ठीक है, ये आप समझ में होंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये कॉज स्क्वायर लैम्बडा, यहां से आप बहुत से क्वेश्चन देख सकते हो। अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी है यहां पे, ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है यहां पे कि पृथ्वी का पोल है, हमने मान लो पृथ्वी की जो कोणीय जो वेग है वो दोगुना कर दिया। ठीक है, कितना कोणीय वेग दोगुना, ओमेगा कितना 2 ओमेगा के बराबर, ओमेगा डैश इक्वल टू 2 ओमेगा के बराबर हो गया। अब हमें पूछेगा कि पोल पर जी डैश यानी पोल पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना होगा। हमें क्या याद रखना है कि पोल पर जाके 90 डिग्री एंगल हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो कॉस 90 में क्या होगा, ये जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा। तो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा भाई, यहाँ पे आप 1000 गुनी क्यों नहीं कर दो आपकी कोणीय वेग, तो यहाँ पे ये सारा जीरो हो जाएगा। तो ऑलवेज एट द पोल्स आपकी जी डैश की जो वैल्यू है वो जी के बराबर होती है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक रहता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू है वो शून्य होती है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर जी की वैल्यू है वो क्या होती है, शून्य होती है। अब ये शून्य कैसे होती है, देखिए ड्यू टू डेप्थ में वाल हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ठीक है, तो डी जो है क्या है आपकी गहराई, अगर डी मान के चलिए डी अगर आर ई के बराबर हो जाएगा तो 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई, यानी ये 1 हो गया तो 1 माइनस 1 गया, जीरो बचा। क्या बचा, जीरो। तो आपकी क्या हो जाएगी, जी डैश की जो वैल्यू है पृथ्वी के केंद्र पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और यहां से कोई सा भी क्वेश्चन बने आपको छोड़ के नहीं आना है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।